Eternal Hospital Jaipur, a 250 plus bedded multi-specialty hospital founded in 2013, is the realization of a visionary dream by globally renowned cardiologist Dr. Sameen K. Sharma and Mrs. Manju Sharma. Inspired by Mount Sinai's world-class medical model, their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur. Combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones. Further strengthening its leadership, Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the state as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का समय जो है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का है और बदलती जीवन शैली के दुष्प्रभावों की वजह से दो मेजर डिजीज़ेस या इलनेसेस या बहुत मेजर डिजीज़ेस के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की भी बात करें तो वो हैं हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। इन दोनों को इसलिए एक साथ बोला जाता है कि दोनों के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, चाहे वो स्ट्रेस, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या ओबेसिटी की अगर बात करें या जो लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल की बात करें, वो दोनों ही चीज़ें बढ़ती हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो। और जिस व्यक्ति के डायबिटीज़ होती है उसके फ्यूचर में ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और जिसके ब्लड प्रेशर है उसके डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और दोनों के एक तरीके से सिनर्जिस्टिक नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी पे, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, आइज़ हो, सब पे पड़ता रहता है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि ख़ास तौर पे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन किस तरीके से अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, जो कि वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इटर्नल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने बात की कि इन दोनों का सिनर्जिस्टिक नेगेटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक लोग कहते हैं भाई पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, पर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर किसी भी व्यक्ति के होते हैं तो जो मेजर टारगेट ऑर्गन्स की बात करें, चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आइज़ हो, नर्व्स हो, एनी ऑर्गन अगर बात करें तो दोनों के नुकसान बढ़ते हैं। क्या मानना है? सर बिल्कुल आपने सही कहा है। दोनों की जो सॉइल है वो सेम है, चाहे ओबेसिटी हो, दोनों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओबेसिटी वालों को अगर लेक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, तो ये सारी दोनों चीज़ें हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को बढ़ावा देती हैं। तो ये हमें जो अपनी लाइफस्टाइल की जो डिजीज़ अपन जैसे आपने कहा वो है, और ये दोनों के दोनों ही हमारे एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय दीज डिजीजेज। जैसे आपने कहा कि ब्रेन पे इफेक्ट, जैसे स्ट्रोक आना, हार्ट पे असर, हार्ट फेलर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक का आना, या फिर किडनी पे असर आना, आँखों की रेटिनोपैथी जो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन में काफ़ी कॉमन है। सबसे बड़ी बात जो इसमें दिक्कतें आती हैं, दोनों के दोनों ही साइलेंट डिजीज़ हैं। 50 to 60% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में। ऐसी हाइपरटेंशन भी 60 to 80% में एसिम्प्टोमेटिक होता है। डॉक्टर दीपक, जहाँ तक बात आती है डायबिटीज़ की, क्योंकि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और फोकस आपका मेन डायबिटीज़ पे रहता है, डायबिटीज़
पहले अपन जितना सुना करते थे भाई बचपन के अंदर जो डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और जो बाद में जो डायबिटीज़ होती है उसके अंदर गोलियों से काम चल जाता है। पर कई बार एक मिडिल एज के अंदर भी इस तरीके से डायबिटीज़, या जो प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटीज़ होती है उसमें भी इंसुलिन दी जाती है। ये कैसे कि जो एक था कि भाई बच्चा अगर डायबिटिक पैदा हुआ जिसको टाइप 1 अपन बोलते थे, पर कई बार थोड़ी सी लेट उम्र के अंदर भी लोगों को डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, पर आप कहते हो कि नहीं ये तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या चीज़ होती है? सर, इसके लिए हमें डायबिटीज़ के प्रकार को समझना ज़रूरी होगा। तो मुख्यतः जो डायबिटीज़ है वो 4 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा आपने बताया, जो बच्चों में होती है, पर ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में ही होती है। अगर अपन बात करें 100 केस डायबिटीज़ की तो 95% बच्चे ही होते हैं, लेकिन 5% अडल्ट में भी देखने को मिलती है। उस डायबिटीज़ का अलग टाइप बोल सकते हैं अपन लाडा करके, जो लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट होती है, जनरली 30 से 35 साल बाद में आती है। और ये लोग थोड़े दिनों टैबलेट्स पे रहते हैं, पर अल्टीमेटली उनकी जो पेनक्रियाट की बीटा सेल है वो लॉस हो जाती है और उन्हें भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आती है। तो एक तरह से इसको अपन टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह से ही ट्रीट करते हैं और इंसुलिन पे ही रखते हैं। दूसरी डायबिटीज़ जो कॉमनली होती है, लगभग 90% लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। साथ में इसमें हेरिडिटरी का बड़ा रोल है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की होती है उनमें इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जैसे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, अगर फादर मदर दोनों को डायबिटिक है तो बच्चों में लगभग 50 से 60% संभावनाएं रहेंगी, लेकिन जरूरी नहीं 100% की हो उनको। अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी इन्वॉल्व हैं तो 60 to 80% चांसेज रहेंगे। तो जिन लोगों को फैमिली में डायबिटीज़ है उनको जो ICMR की रिसेंट रिकमेंडेशन है, बाहर के मतलब दूसरे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जैसे कॉकेशियन है या यूरोपियन है, उनके लिए जो गाइडलाइन कही गई है वो कि 40 साल से ऊपर उन्हें अपना शुगर चेक कराना चाहिए। पर इंडियंस वी आर मोर प्रॉन ड्यू टू सम जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से, तो हम लोगों को 30 साल के ऊपर ही अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों के पेरेंट्स की अगर डायबिटीज़ है तो उनको ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों पे सजग रहना पड़ेगा, जिससे अगर आती भी है तो एटलीस्ट आप डिले कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी रोक सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये लाइव है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो आपके कोई भी प्रश्न हो जो कि आप डायबिटीज़ से संबंधित, डॉक्टर दीपक गुप्ता आज हमारे बीच मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर दीपक, जैसे बात आती है, एक कॉमन सी कहा जाता है कि भाई ये जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ 0141270409 एंड 270499। डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न हो तो डॉक्टर दीपक साहब ज़रूर पूछ सकते हैं। कहते हैं कि मीठा मत खाओ, मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी। तो दो चीज़ों को मैं क्लियरिटी करना चाहता हूँ। एक पेशेंट डायबिटिक है या प्री डिस्पोज्ड है डायबिटिक, जिसे प्री डायबिटिक, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, वो ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहा है, और एक नॉर्मल आदमी है। मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है या नहीं होती? अगर आपका वेट कंट्रोल है, क्योंकि ये बड़ा भ्रम रहता है कि नहीं, आजकल तो बच्चों को भी बिल्कुल मीठा खाने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर आपका वेट कंट्रोल है, शुगर वैल्यू ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्या मीठा नहीं खाएं? बिल्कुल सर, ये कॉमन मिथ्स रहता है लोगों में कि मीठा खाने से शुगर हो गई हमें। इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कि मीठा खाने से शुगर हो जाएगी। हाँ, जिनको शुगर है उनको मीठा नहीं लेना है, लेकिन अगर आप मीठा खाएंगे और आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो आप में रिस्क में रहेंगे। मीठे को जनरली जब मीठा खाता है तो डायरेक्ट तो कोई चीनी गुड़ खाएगा नहीं, उसके साथ में कुछ तेल होगा या कुछ फ्राइड होगा, तो आप दूसरी चीज़ें भी साथ में ले रहे होते हैं, तो आप कैलोरी भी ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आपका वेट गेन आता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और आप डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर इससे डायरेक्ट चर्चा जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉलर है। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से मनोज कुमार बोल रहा था सर। मनोज जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि डायबिटीज का संबंध आनुवंशिकता से तो नहीं है सर, या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब भी अपन इटियोलॉजी की बात करते हैं या प्रीडिस्पोजिंग की, जैसे लाइफ स्टाइल, तो अपन मानते हैं कि जो लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल जिनकी है उनके डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पर जैसे आपने जिक्र किया था कि जिनके पेरेंट्स के डायबिटीज़ है या ग्रैंड पेरेंट्स के डायबिटीज़ है,
तो क्या डायबिटीज़ हेरिडिटी भी होती है क्या? हाँ, इसी को अपन कह सकते हैं कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें हेरिडिटी की संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे कि किसी की मदर को डायबिटीज़ है तो ऑलमोस्ट 4% चांसेस रहेंगे उसके बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 की हो सकती है। लेकिन फादर को है तो ऑलमोस्ट 3%, और दोनों फादर मदर को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ऑलमोस्ट 6% चांसेस रहेंगे कि उनके बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है। इसमें सिबलिंग का भी रहता है कि अगर एक बच्चे को डायबिटीज़ है तो दूसरा जो उसका छोटा भाई या बहन है तो उसको लगभग 10% संभावनाएं रहेगी। लेकिन डायगोजेटिक ट्विंस है, मतलब जिनका एक ही जीन से बने हुए हैं दोनों के दोनों, उनमें लगभग 50% चांसेस रहते हैं, जिसको अपन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, उनमें संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ में आनुवंशिक का नंबर है वो कम है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में संभावनाएं ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा परिवार में एक को डायबिटीज़ है तो धीरे धीरे आप हिस्ट्री लेते हैं तो सभी को पता चलती है कि थोड़ा थोड़ा है, किसी को जल्दी आई है, किसी को लेट आई है, पर ज़्यादातर लोग सफ़र कर रहे होते हैं। पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप के पेरेंट्स के डायबिटीज़ है या फैमिली में डायबिटीज़ है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को अगर ठीक रखते हैं, वेट कंट्रोल रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके चांसेस होने के कम या एटलीस्ट डिले तो आप प्रोलॉन्ग तो आप उसको कर ही सकते हैं। डॉक्टर दीपक, जैसे अपने खाने की बात की थी आपने, मीठा खाने पे, दो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं आजकल सब जने गूगल से भी हैं, सबको पता है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है, सब जने कैलकुलेशन में मास्टर हो गए और वो देखते हैं कि मैं एक चपाती हटाता हूँ और मैं 100 कैलोरी की मान लो चपाती है तो उसकी जगह मैं 100 कैलोरी का एक रसगुल्ला ले लेता हूँ, और जब वो शुगर नापता है तो वो एकदम शुगर बढ़ी भी आ जाती है। तो जब सेम कैलोरीज है तो क्या फैक्टर है जो कि चेंज करता है शुगर की वैल्यू को? इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो भी खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर डायबिटीज़, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ 100 ग्राम खाई तो उसके बाद आपकी शुगर कितनी जंप करी। तो जैसे आपने बताया कि कोई रसगुल्ला खाता है तो डेफिनेटली वो हाई कैलोरी और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो आपकी शुगर को सीधे जंप करेगा। आप चपाती ले रहे हैं या कोई और फाइबर वाला डाइट ले रहे हैं उसमें भी 100 कैलोरी है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो वो आपकी शुगर को बहुत धीरे धीरे राइज करेगा और उतने लेवल तक नहीं ले जाएगा। बेसिकली मैसेज यही है कि आप डिसाइड नहीं करें, अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से ज़रूर पूछें, इस तरह की कैलकुलेशंस अपने आप नहीं करें। डॉक्टर दीपक, चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल और है। हेलो हेलो हेलो। जी सर। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, संजय अग्रवाल। हाँ संजय जी, क्या प्रश्न है आपका? हमारा जैसे कि 18 साल से मेरे को शुगर है, टाइप 2। हाँ। मेरे को जानना है कि जैसे कि अभी फास्टिंग में 150 के आसपास रहता है। हाँ जी। और पीपी में 220 के आसपास रहता है। तो डॉक्टर बोलते हैं हमारे यहाँ के कि ये ज्यादा है, आप इसको मेंटेन करो, 110 में ले आओ फास्टिंग वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही संजय जी का मेरे को जानना है कि ये मतलब एज के अकॉर्डिंग कुछ फास्टिंग 110 से 150 में ला सकते क्या हम लोग? ठीक है, इस पे हम बताते हैं आपको। डॉक्टर दीपक, एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छा प्रश्न संजय जी ने पूछा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक तो उनकी मॉनिटरिंग होती है फास्टिंग और पीपी को लेके, पर आजकल जो ट्रेंड है वो 3 महीने का, जिसको अपन एवरेज HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो मॉनिटरिंग का ज़रिया माना गया है कि भाई अगर आपको वाकई मॉनिटरिंग करनी है तो आप इस वैल्यू पे चलें। पहली चीज़, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कितने लेवल का एक टारगेट रहना चाहिए, भाई इतने पे आपको अपनी HbA1c ला के रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जने प्रोलॉन्ग डायबिटिक हैं, जैसे ये इन्होंने बताया भी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, उनको अपने रेगुलर कौन कौन से ऐसे चेकअप्स हैं जो कराने चाहिए जिससे अपने जो उनके डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है उनको अपन सही समय पे जज कर सकें या उसको ट्रीट कर सकें। सर पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि अपने टारगेट कितने होने चाहिए। तो अगर आपकी डायबिटीज़ न्यूली अनसेट है, यंग एज ग्रुप के हैं, कोई कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, लाइक मतलब कोई हार्ट की समस्या नहीं है, किडनी की समस्या नहीं है, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया अगर आपको नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपना HbA1c को 6.5 उसके पास रखें। बिलो 7 आपको रखना ही है। अगर अपन बात करें कि ओल्डर एज ग्रुप है, डायबिटीज़ 15-20 साल पुरानी है, किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, फ्रेल हैं, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा है, तो वहाँ अपन थोड़ा सा रिलैक्स रख सकते हैं कि आप अपना HbA1c अराउंड 7.5 और एटलीस्ट बिलो 8 रखें कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं हो और हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स भी नहीं आए। तो ये अपना टारगेट रहता है।
दूसरा क्वेश्चन था आपकी कि हमें कैसे रेगुलर उनका चेकअप्स करने चाहिए। तो उसमें आप जो रेगुलर ब्लड शुगर घर पे जो चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से, वो आप चेक करते रहें। अगर आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल चल रही है तो आप वीकली चेक कर लें, एवरी 15 डेज चेक कर लें। अगर आपका HbA1c कंट्रोल रहता है तो आपको ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने में कराना है। आप देख रहे हैं शुगर ठीक चल रही है तो आप 6 महीने में, साल भर में करा सकते हैं। अब कुछ टेस्ट हैं जो हमें साल में एक बार कराने होते हैं ज़रूर से, जैसे कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं या 10 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपको ईयरली अपना फंडस कराना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ में एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस, और आपको ईयरली कराना चाहिए। कुछ और टेस्ट हैं जैसे कि यूरिन में एल्बुमिन क्रेटिन रेशो है। कभी कभी क्रेटिनिन आपका नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रही है, ये भी बताता है कि आपको अर्ली कि आपको प्रॉब्लम किडनी की आ सकती है। तो आप एक यूरिन में एल्बुमिन क्रेटिन रेशो आप करा लें, वो भी हमें ईयरली कराना होता है। साथ में आप अपना अगर आपको कुछ और सिम्टम्स लग रहे हैं कि आपकी फैमिली में कार्डियक की हिस्ट्री ऐसे कुछ रही है तो लिपिड प्रोफाइल डेफिनेटली आपको ईयरली कराना होता है। आप पैरों की खुद देखें, आप पैरों में कोई ऐसे घाव ऐसे तो कुछ नहीं हो रहे हैं, कोई सेंसेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, न्यूरोपैथी तो नहीं आ रही है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें कराते रहना चाहिए। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे चलने से सांस फूल रहा है या घबराहट सी होती है, छाती में जकड़न होती है, तो डेफिनेटली आपको अपने जो भी फिजिशियन हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है कार्डियक डिजीज की, तो डेफिनेटली वर्कअप आपको करना चाहिए। मतलब ये जो टारगेट ऑर्गन्स अपन मानते हैं कि आईज है, हार्ट है, किडनी है, नर्व्स हैं, इनका तो रेगुलर चेकअप, और अदर रिस्क फैक्टर्स भी, ऐसा नहीं हो कि दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। जैसे अपन आज बात ही कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जिस तरीके से सिनेर्जिस्टिक इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव, और या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बनने लग गया, तो उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। डॉक्टर दीपक, जब भी डायबिटीज़ को लेके बात आती है तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहती है कि एक बार डायबिटीज़ की दवाई शुरू हो गई तो ये लाइफ लॉन्ग रहती है, स्पेशली अगर आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, जब भी आप ट्रीटमेंट लिखते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसका बेस होता है। ऐसा भी होता है क्या कि डायबिटीज़ को आप पूरा क्योर कर सकते हैं? सर, इसमें भी हम डायबिटीज़ के टाइप पे जाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस है, मतलब आप में टोटल इंसुलिन डेफिशिएंसी है, आपको होल लाइफ इंसुलिन लेना पड़ेगा। वहाँ पे कोई क्योर नहीं है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई रेमिशन नहीं है, आपको ट्रीटमेंट इंसुलिन लेना ही होगा अगर यू आर प्रूवन टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे अपन ने पहले बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं, आपका HbA1c 6.5 है, 7 है, आपको लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, आप 5-7 किलो अपना वेट कम करें, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, अपनी डाइट का ध्यान रखें, तो डेफिनेटली आप रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स से भी ज़्यादा इसमें बेटर टर्म रहेगा कि आप इसको रेमिशन बोलें, क्योर नहीं बोलें, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी लाइफस्टाइल को फिर से गड़बड़ किया, आपकी शुगर फिर से बढ़ जाएगी। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना होता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपको शुगर की मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो वो एक आदत लग गई, आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम बताते हैं पेशेंट को भी कि भाई आप ये स्टार्ट करें, अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, ग्रेजुअली आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, तो ग्रेजुअली आपकी धीरे धीरे मेडिसिन भी कम हो जाएगी और बंद भी हो सकती है। लेकिन वो टोटली आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करेगा। जैसे ही आपने लाइफस्टाइल गड़बड़ करी, फिर से आपकी शुगर बढ़ जाएगी। डॉक्टर दीपक, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एजुकेशन बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? मेरी उम्र 67 साल है। हाँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। हाँ, मेरी HbA1c पिछले 2 सालों में से 6.3 से 6.7 के बीच में चल रही है। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? आप तो बिल्कुल फिट चल रहे हैं। दीपक जी ने जैसे अभी बताया कि अपना टारगेट जो है वो 7 से कम है, और आपकी उम्र अगर इतनी है तो उसमें तो आप तो चैंपियन हैं बिल्कुल। ऐसे मेरे हिसाब से 30% ही पेशेंट होते हैं जिनकी इतना टाइटली कंट्रोल रहता है डायबिटीज़ में। डॉक्टर दीपक, जब भी ट्रीटमेंट को लेके अपने बात चल रही थी, जब भी बात आती है ट्रीटमेंट को लेके, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आप बार बार कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें और वेट कंट्रोल करें तो आपकी डायबिटीज़ ठीक भी हो सकती है, रेमिशन में भी जा सकती है। हाँ, वेट वापस बढ़ेगा तो वापस भी आ सकती है। ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल जो है बेरेटिक सर्जरी पहली चीज़, दूसरी चीज़ ऐसी दवाइयाँ, मैं चाहूँगा किसी अपन ट्रेड नेम का तो नहीं नाम लें, ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिनका काफ़ी मार्केट हो रहा है, जो कि क्लेम करती हैं कि आपका वेट रिड्यूस करती हैं और आपकी डायबिटीज़ भी हटा देती हैं। बेरेटिक सर्जरी एंड मेडिसिन, वेट कंट्रोल होने के बाद क्या डायबिटीज़ ठीक हो सकती है क्या? बिल्कुल सर। तो जैसे आपने बताया रेमिशन की बात, वो हम टाइप 2 डायबिटीज़ में बात करेंगे। तो उसके लिए
पहले कोई ऐसे इफेक्टिव जो एंटी ओबिसिटी मेडिकेशंस थी वो नहीं थी, ओनली बेरेटिक सर्जरी थी। बट नाउ जो नई अभी मेडिसिन आई हैं GLP-1 और GLP-1 प्लस GIP कॉम्बिनेशंस, वो शुगर कंट्रोल के अलावा अच्छे से वेट भी कम करती है। तो पहले बड़ा मुश्किल होता था कि हम HbA1c को अराउंड 6.5 रखें विदाउट लो ब्लड शुगर हुए, लेकिन जब से ये मेडिसिन आई है शुगर भी कंट्रोल रही है लोगों की, वेट भी कम हुआ है, क्योंकि अराउंड 80 to 85% जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं वो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। तो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो अगर वो अपना 10 से 15% तक वेट को कम कर लेते हैं तो डायबिटीज़ की मेडिसिन कम हो जाती हैं ज़्यादातर लोगों की, और 15% से ज़्यादा होने पे तो वो रेमिशन में चले जाते हैं, मतलब बिना इन दवाइयों के वो अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो आपको उसी लाइफ स्टाइल पे रहना पड़ेगा, आप अपना वेट को कम ही रखना पड़ेगा, तब जाके ही आप अपने को रेमिशन में जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर से आपकी शुगर बढ़ने लगेगी। मतलब चाहे आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान रखें वेट कम करें, या दवाइयों से कम करें, या बेरेटिक सर्जरी की अगर ज़रूरत हो तो आती है, ऐसी कई बार कंडीशंस होती हैं जिसमें बेरेटिक भी ज़रूरी हो जाता है, तो एम तो केवल एक है, दैट इज़ वेट जो अगर बात करें। डॉक्टर दीपक, एक बात ज़रूर आती है कि जब भी पेशेंट को पहला डॉक्टर इंसुलिन लिखता है तो पेशेंट पहला काम करता है डॉक्टर बदलता है, उसका रहता है कि ये तो इंसुलिन तो गड़बड़ चीज़ है और इंसुलिन जो है लास्ट रिसॉर्ट है, और इन्होंने तो पहली बार में लिख दिया। तो ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं, ख़ास तौर पे अपन जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं, क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं उसमें तो इंसुलिन देते ही हैं, पर ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू देख के आप कहते हो कि नहीं इसको टाइमली इंसुलिन स्टार्ट करो, बाद की चीज़ें बाद में देखेंगे? देखो ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ्स बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसको अभी भी काउंटर करना मुश्किल है। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, तब भी अभी भी सोसाइटी में वही मिथ्स है कि इंसुलिन लास्ट रिसोर्ट है, जबकि इंसुलिन इज़ द मोस्ट फिजियोलॉजिकल। आपको शुगर क्यों हुई है, या तो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब बन तो रहा है लेकिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तभी आपको शुगर हुई है। तो जैसे आपने पूछा कि कब हमें इंसुलिन देना है जहाँ पे और कोई आपको ऑप्शन ही नहीं है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जहाँ आपको देना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड वन, जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आए हो आप तो आपको देना ही है, मतलब शुगर आपकी इतनी ज़्यादा है कि आपकी बॉडी में कीटोन बन रहे हैं जिसकी वजह से सांस फूल रहा है और आदमी बेहोश सा होने लगता है, या फिर हाइपोऑस्मोलर कोमा वाली स्टेट होती है शुगर हाई होने की वजह से, उस कंडीशन में आपको इंसुलिन देना ही है। या फिर सेप्सिस है, जब आपको इन्फेक्शन है या किसी भी वजह से आपकी शुगर इतनी हाई जंप कर गई कि 400-500 ज़्यादा आ रही है और आपको हाइपोऑस्मोलर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको इंसुलिन देना ही है। या फिर आपकी किडनी डिजीज़ हो गई है जहाँ पे गोलियाँ हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो सारी जो टैबलेट्स होती हैं वो सारी की सारी किडनी के थ्रू फिल्टर होती हैं, तो वहाँ पे हम सेफर मेडिसिन के रूप में इंसुलिन काम में लेते हैं। या फिर प्रेगनेंसी, जहाँ पे हम सबसे सेफर मॉलिक्यूल काम में लेना चाहते हैं, तो वो इंसुलिन ही है। तो इंसुलिन सबसे सेफ है मेडिसिन के बजाय, लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जो कि सेफर भी हैं, कार्डियक हेल्प, किडनी हेल्प सब में करती हैं, लेकिन वो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है। पर इंसुलिन इंडिविजुअलाइज एक तरीके से ट्रीटमेंट होता है। पर ऐसा भी होता है कि जैसे आपने इमरजेंसी में तो किसी के इंसुलिन स्टार्ट करी, जैसे एक्यूट कंडीशंस की अगर बात करते हैं, और वो बाद में इंसुलिन बंद होके वापस गोलियों पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरीके से भी होता है क्या? बिल्कुल सर, ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं, चाहे वो किसी क्रिटिकल कंडीशन सेप्सिस के साथ आए हों या कोई सर्जरी के लिए वो आए हैं, तो हम उनको टैबलेट बंद करके इंसुलिन पे स्विच करते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज 90 to 95% पेशेंट अगर वेल कंट्रोल थे टैबलेट पे और अभी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है टैबलेट का, तो हम टैबलेट पर स्विच कर देते हैं। ये चीज़ ये बताती है कि इंसुलिन की कोई आदत नहीं बनती। अपने हॉस्पिटल में जैसे इतने सारे पेशेंट एडमिट है, मोस्टली पेशेंट वो अभी इंसुलिन पे है, लेकिन टाइम ऑफ द डिस्चार्ज एक्यूट कंडीशन में अपन मान के चलते हैं कि इंसुलिन बेटर चॉइस रहती है। एक बात आती है, जितने भी अपन ने रिस्क फैक्टर्स की बात करी, लाइफस्टाइल की बात करी, पर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं चाहूँगा कि ट्रेड नेम तो नहीं, पर ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो कि अगर व्यक्ति ले रहा है उसको अपनी शुगर पे वॉच रखना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनमें वो दवाई दी जाती हैं, तो अगर वो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रस्त है और वो दवाइयाँ ले रहा है तो उसको शुगर रेगुलर बेस पे मॉनिटर करना चाहिए? या जो कुछ मेडिसिन हैं उनके सबके अपने प्रोन और कॉन्स हैं। कुछ मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन अपन बात करें, लेकिन किडनी के पेशेंटों में हम अवॉइड करते हैं। मैं ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से ले रहा है
उससे शुगर बढ़ रही है, Okay, उसको वहाँ पे right, मॉनिटरिंग की right. जरूरत है। जैसे कि अगर पेशेंट किसी वजह से कोई गठिया की बीमारी है या कोई और किसी चीज़ के लिए कोई स्टेरॉयड मेडिसिन अगर चल रही है जो कि शुगर बढ़ाती है, तो डेफिनेटली उनको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। स्पेशली वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है और अभी बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फैमिली हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली वहाँ रिस्क रहेगी कि वो उनकी शुगर बढ़ सकती है, तो उन्हें अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी है। या फिर कोई एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो भी वेट बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उनको रिस्क रहेगी। एंटी एपिलेप्टिक कोई मेडिसिन चल रही है, वो भी उनकी शुगर बढ़ा सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है, वेट बढ़ा सकती है। तो इस तरह की ये मेडिसिन हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर ये चल रही है और आप में कोई भी लक्षण मिले या नहीं है, तो भी आप अपनी शुगर डेफिनेटली स्पेशली जैसे स्टेरॉइड की होंगी बहुत सारी जो स्पेशली जो अपने ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं उसमें स्टेरॉइड काफ़ी दिया जाता है और उसमें ख़ास तौर पे सजग रहना चाहिए। एक पिछले दिनों के अंदर जो भी पेशेंट नया डायग्नोज होता है उसका पहला खुद ही बोलता है, कहता है कि साहब मेरे तो कोविड हुआ था इसलिए डायबिटीज़ हो गई। तो पहली चीज़ कि पोस्ट कोविड जिनके कोविड हुआ था या कॉम्प्लिकेटेड कोविड हुआ था, क्या डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ा है क्या, और बढ़ा है तो क्यों? डेफिनेटली पोस्ट कोविड इंसिडेंस बढ़ा है, उसके मल्टीपल्स रीजन्स हैं। एक तो कोविड खुद की वजह से जो हमारी पेनकेटिक बीटा सेल्स थी वहाँ भी एसीओ रिसेप्टर थे, ये भी उनकी तरह से काम की, तो वो भी उन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रक्शंस हुआ बीटा सेल्स का, उसकी वजह से शुगर बढ़ी। कोविड के बाद इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़े, तो उनकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ा और डेफिनेटली आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ी है। कुछ मेडिसिन जो कोविड में दी गई, स्टेरॉइड दिया गया, रेमडेसिविर दी गई, ये सभी दवाइयों की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा और शुगर बढ़ी है आपकी। साथ में कोविड के बाद में या कोविड के दौरान सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आया वो है अपने इन्वेस्टिगेशंस। लोग पहले जो हेल्थ चेकअप नहीं कराते थे या फिर डरते थे हेल्थ चेकअप से कुछ बीमारी पकड़ में आ जाएगी, इस चक्कर में वो कराते नहीं थे, वो अब बढ़ा है। अब हर पेशेंट एक पूरी फाइल लेके आता है अपने टेस्ट की, तो उसकी वजह से जो पहले अनडिटेक्टेड थे, अनअवेयर थे लोग, वो डायबिटीज़ हमें जल्दी पकड़ पा रहे हैं। जो पहले 5 साल बाद आते थे हाई शुगर करके, अब वो 6, 7, 8 HbA1c पे हमारे पास में मतलब आप नहीं मानते कि जिनके कॉम्प्लिकेटेड कोविड रहा या स्टेरॉइड्स लिए वो अपना शुगर अगर नहीं कराया तो अब तक ज़रूर चेक करा रहे। इस पे चर्चा जारी रहेगी। एक कॉलर और है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? क्या प्रश्न है आपका? जोधपुर से रुखसाना। हाँ रुखसाना जी, क्या प्रश्न है आपका? रुखसाना, क्या प्रश्न? को डायबिटीज है 92 से। क्या प्रश्न है आपका? मेरा ये पर्सन है 92 से, मेरे को डायबिटीज है। हाँ जी। शुगर है मेरे को 92 से। ठीक है। और तो है ना खाके तो है ना कभी 180 है कभी 150, और खाना खाने के बाद नहीं, भूखे पेट 100-150 आती है। ये जो रुखसाना जी बेसिकली प्रश्न जो पूछ रही हैं और वो उनका जो खाने है, के बाद 300। हाँ रुखसाना जी आपके हाँ प्रश्न मैंने समझ लिया, इस पे ही चर्चा कर रहे हैं हम। जो हाँ हाँ, तो ये जो बेसिकली जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, देखो इंसुलिन जो ले रहा होता है, 2 फैक्टर मैं मानता हूँ कि एक तो इंसुलिन या दवाई है और एक खाना है। आप क्या मानते हैं कि इन दोनों का बैलेंस या इम्बैलेंस ही इस फ्लक्चुएशन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, जैसे इनका सवाल भी यही था कि इनकी 300 शुगर जा रही है खाने के बाद की और भूखे पेट की शुगर 100-125 रहती है। तो जैसे इन्होंने बताया कि 92 से शुगर है, मतलब ऑलमोस्ट 35 ईयर्स डायबिटीज़ को हो गए हैं। तो जब इतनी पुरानी शुगर होती है तो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज की बीटा सेल ऑलरेडी लॉस हो चुकी होती है। तो उस समय अगर ये कभी कभी क्या होता है, इतनी पुरानी डायबिटीज़ में किडनी पे भी असर आ रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी भूखे पेट की शुगर ठीक चल रही होती है, क्योंकि हमारा जो पेनक्रिया जो भी इंसुलिन बना रहा है थोड़ा बहुत, वो जाके किडनी में ही टूटता है, तो वो आपकी फास्टिंग लगभग ठीक ही रखेगा। लेकिन खाने के बाद की शुगर हमें आपकी जंप करेगी। हमें उनकी बायोकेमिकल हिस्ट्री पता नहीं है कि क्या उनके रिपोर्ट्स रही हैं, पर उन्हें अगर इतनी पुरानी शुगर है और वो 2-4 गोलियां खा रहे हैं और उसके बाद भी शुगर इतनी चल रही है, तो डेफिनेटली उनको इंसुलिन लेना चाहिए, प्रीमील इंसुलिन लेना चाहिए। इंसुलिन भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, प्रीमील है और बेसल इंसुलिन है, बॉलस इंसुलिन है, एनालॉग्स अब अच्छे इंसुलिन अवेलेबल हैं, उस पर रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी शुगर बेटर कंट्रोल रहेगी। और ले रहे हैं इंसुलिन उसके बाद भी अनकंट्रोल है, तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर उनकी डोज को आप चेंज कराएं तो शुगर बेटर कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल सही बात की डॉक्टर दीपक ने कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए।
अपने फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसके भी कांटेक्ट में हैं वो रेगुलर उनको फॉलो करना चाहिए। तो 3 महीने वाला एवरेज HbA1c का जो टेस्ट होता है वो जिस भी अंतराल में डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल चल रही है या नहीं चल रही। और दूसरी जो बात जो है, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके जो कॉम्प्लिकेशंस के या टारगेट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आइज़ हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो या नर्व हो, इसका ईयरली बेसिस पे ज़रूर अपना चेकअप कराएं, सिम्टम्स पे भी वॉच रखें और रेगुलर इसका चेकअप भी कराएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप इंसुलिन लें तो उससे घबराएं नहीं। जिस तरीके से आपके अगर खून की कमी होती है आप आयरन की गोली लेते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो आप थायराइड के लिए गोली लेते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम लेते हैं, इसी तरीके से डायबिटीज़ में मेजर रोल इंसुलिन का है। और अगर इंसुलिन की कमी है या पैनक्रियास से इंसुलिन नहीं बन रहे तो इंसुलिन लेना ज़रूरी है, इससे घबराएं नहीं। और आजकल जो जितने भी इंसुलिन के जो इक्विपमेंट्स आए हैं, इंसुलिन जिस तरीके से दिए जाती है इतने फाइन है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ी सी सुई लगती हो, पेनलेस एक तरीके से इंजेक्शंस होते हैं। तो कभी भी इंसुलिन से घबराएं नहीं और अपने डॉक्टर को रेगुलर फॉलो करें। डॉक्टर दीपक आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का